अब आगे, अध्याय 111, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। झाओ यिलिंग की कलाई पर चुभती ठंडक बनी रही, जिससे दर्द और ठंडक महसूस हुई, मानो पूरी बाँह अब उसकी नहीं रही। यह एक ऐसा दर्द था जिसके कारण जीवन जीने लायक नहीं रह गया था। जैसे ही उसने अपनी खाली कलाई को देखा, उसने दर्द सहन किया और मो जिक्सुआन की ओर देखा। मिस्टर मो, ये मेरा कंगन है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मो जिक्सुआन उसका कंगन ले लेगा। झाओ यिलिंग को लगा कि उसका दिल अस्त व्यस्त है, और वह कुछ हद तक घबरा भी गई। तुम्हारा कंगन। मो जिक्सुआन के पतले होंठ एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। हर शब्द बर्फ जैसा था। मो परिवार की विरासत कब से तुम्हारी हो गई? उसकी गहरी आंखों में किसी भी प्रकार की गर्माहट नहीं थी, मानो उसके तने हुए चेहरे से बर्फ गिरने वाली हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर हवा का दबाव हिमांक बिंदु तक गिर गया हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, ध्यान से ब्लड जेड ब्रेसलेट को पोंछा जैसे कि उस पर कचरा लगा हो, फिर मुड़कर एक अलग दिशा में चला गया। एक पल के लिए भी अपनी निगाह झाओ यिलिंग पर नहीं टिकने दी। हवा के झोंके से वह सफ़ेद रुमाल, जिसे उसने फेंक दिया था, कूड़ेदान में उड़ गया। मो जिक्सुआन के शब्दों ने झाओ यिलिंग को वज्र की तरह लंबे समय तक चुप करा दिया। जैसे ही उसने अपने होंठ को जोर से काटा, उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। मो जिक्सुआन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मो परिवार की विरासत। वह जानता था कि यह मो परिवार की विरासत है। ली हांजियांग ने उन्हें मिस्टर मो कहा था। क्या वह हो सकता है? झाओ यिलिंग को विश्वास से परे आश्चर्य हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह प्रभावशाली व्यक्ति मो परिवार का मुखिया मो जिक्सुआन था, जो कथित तौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र का लड़खड़ाता हुआ बूढ़ा व्यक्ति था। वह वास्तव में मो जिक्सुआन था। वह उसका मंगेतर था जिसका उसने तिरस्कार किया था। हाँ, वो मो परिवार के मुखिया की मंगेतर थी। ये बात समझकर झाओ यिलिंग ने अपनी कलाई के दर्द की परवाह न करते हुए अपनी स्कर्ट का किनारा उठाया और उसके पीछे दौड़ी। मिस्टर मो, मैं झाओ यिलिंग हूँ, मेरी ही आपसे सगाई हुई है। वो नालायक आपके लायक बिल्कुल नहीं है। मो जिक्सुआन अपनी जगह पर रुक गया, अपना सिर घुमाया और झाओ यिलिंग की आशा भरी मुस्कान में धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसके हर शब्द खून से सने हुए थे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, अब से उसे धमकाना मत, अन्यथा अगली बार यह सिर्फ एक हाथ को बर्बाद करने जितना आसान नहीं होगा। झाओ यिलिंग के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि उसकी कलाई का दर्द उसकी पूरी बाह में फैल गया, असहनीय रूप से तेज, जिससे वह सांस लेने के लिए हौंफने लगी। इसके बावजूद झाओ यिलिंग ने अपने सामने आए अवसर को जाने देने से इनकार कर दिया। दर्द को सहन करते हुए उसने जल्दी से पीछे हटते हुए व्यक्ति को समझाया। मिस्टर मो, वास्तव में जिस व्यक्ति से आपकी सगाई हुई थी वह मैं ही थी, लेकिन मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण उस बेकार ने स्थिति का फायदा उठाया। ये वह थी जिसने वह चुरा लिया जो मेरा अधिकार था। मैं आपकी सच्ची मंगेतर हूँ। उस पल झाओ यिलिंग ने चाहा कि काश वो चूजिन को टुकड़े टुकड़े कर देती। अगर ये बर्बादी न होती तो उसकी सगाई मो परिवार के मुखिया से हो जाती और ब्लड जेड ब्रेसलेट उसका हो जाता। मो परिवार की कुलमाता का पद भी उनका ही होगा। वह इसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह अत्यधिक आक्रोश से भरी हुई थी। वह उस प्रतिष्ठित पद को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गई थी। मिस्टर मो, मत जाए, मैं झाओ यिलिंग हूँ, मैं आपकी मंगेतर हूँ। ली हांजियांग मो जिक्सुआन के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी। वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि श्रीमो की एक मंगेतर थी। इस सब में झाओ यिलिंग की क्या भूमिका थी? रिश्ते और अधिक उलझते जा रहे थे। झाओ यिलिंग ने उस जाती हुई आकृति का पीछा किया, गिरती रही और उठती रही, फिर गिरती रही। ये प्रक्रिया तब तक दोहराती रही जब तक कि आकृति दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। फिर वह स्तब्ध होकर जमीन पर बैठ गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। यह विचार कि वह बेकार चीज मो परिवार की कुलमाता बन जाएगी और उसे नीची नज़र से देख सकेगी, उसे आक्रोश से भर गया, तथा वह अफसोस के साथ पूर्ण वीरानी के क्षण में पहुंच गई। नहीं, झाओ यिलिंग की आंखों में एक ठंडा अंधेरा छा गया। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने खुद से कहा, मैं अपनी चीज किसी बर्बाद चीज को कैसे लेने दे सकती हूँ? मुझे खुद को संभालना होगा। लड़खड़ाते हुए झाओ यिलिंग ने अपनी बाहें अपने चारों ओर लपेट लीं और दूर चली गई। वहां एक जगह थी जो उसके हाथ को ठीक कर सकती थी। तारांकन तारांकन। मो जिक्सुआन कार में बैठा था, रियरव्यू मिरर में धीरे धीरे पीछे हटती आकृति को देख रहा था। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे। उसके पीछे चलो। ये सुनकर ली हांजियांग ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर कहा, हाँ मिस्टर मो, मैं इस पर हूँ। मो जिक्सुआन की निगाहें गहरी थीं और उन्होंने निर्देश दिया, लुओतियान के आदमियों के पास मजबूत प्रति निगरानी कौशल हैं, उन्हें चौंका देने से सावधान रहें। ली हांजियांग ने ट्रंक से एक सादे रंग की डगबिल टोपी निकाली, उसे अपने सिर पर रखा, फिर जो सूट पहना था उसे उतारकर एक चिकनी गहरे नेवी ब्लू शर्ट पहन ली। फिर उसने अपने ऊपर थोड़ा सा तरल छिड़का और इन तैयारियों के बाद मो जिक्सुआन के पास गया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, चिंता मत करो। रूपांतरित ली हांजियांग की छवि अब व्यावसायिक अभिजात वर्ग की नहीं रही, बल्कि वह कई वर्ष युवा और अधिक चुस्त दिखाई देने लगे।
वह समाज में प्रवेश करने वाले एक नए कॉलेज स्नातक की तरह लग रहे थे। मो जिक्सुआन ने हल्का सा सिर हिलाया। जाओ। ली हानजियांग तुरंत झाओ यिलिंग के पीछे चल दिए। मो जिक्सुआन कार में बैठ गया, अपनी जेब से ब्लड जेड ब्रेसलेट निकाला और उसे धीरे से अपनी हथेली में सहलाया। उसकी आंखें अब पहले जैसी ठंडी नहीं थीं, बल्कि कोमलता का आभास दे रही थीं। काफी देर बाद कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे यातायात के प्रवाह में शामिल हो गई। दृष्टि से ओझल हो जाना। अध्याय 112। रात का चौथा पहर। निजी कमरे में चूजिन कई लोगों के साथ कार्ड गेम फाइट द लैंडलॉर्ड खेल रहा था। शुरुआत में इसमें केवल मो किंगी, मियाओ शिनरान और जी थे, लेकिन खेल के बीच में एक पुरुष और एक महिला उनके साथ शामिल हो गए, गू फैंग और ओयांग यू। दोनों ने बेशर्मी से थरी मैन गैंग में शामिल होने की जिद की। पहले तो वे थोड़े शर्माए, लेकिन जल्द ही पूरी तरह से खुल गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि चूजिन थोड़ा अलग थलग और कुछ हद तक घमंडी है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि चूजिन के साथ घुलना मिलना आसान है और वह उनसे ज़्यादा अलग नहीं है। उन सभी को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। 2-2 की जोड़ी। गू फैंग ने 2 कार्ड नीचे पटक दिए। कोई भी इसे हरा नहीं सकता। अब उठने की मेरी बारी है। हा हा हा। गू फैंग कांपते हुए हंसा। उसके चेहरे पर चिपकी सफ़ेद कागज़ की पट्टियां कांप रही थीं, जो बिल्कुल हास्यास्पद लग रही थीं। सभी की ठोड़ियों पर कागज़ की पट्टियां चिपकी हुई थीं, विशेषकर मोकिंगी की ठोड़ी पर, जिसके माथे पर कई पट्टियां चिपकी हुई थीं। चूजिन भी इससे बच नहीं पाए, लेकिन उसकी हालत बाकी चारों से थोड़ी बेहतर थी। सिर्फ एक पट्टी उसके नाजुक जबड़े पर चिपकी हुई थी। मोकिंगी ने उसे ज़बरदस्ती लगाया था, ये कहते हुए कि यह माहौल बनाने के लिए था। अन्यथा यदि बाकी सभी के पास कागज़ की पट्टियां थीं और उसके पास नहीं थीं, तो यदि यह बात बाहर आ गई तो दूसरों के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। जैसे ही गू फैंग विजय का आनंद ले रहा था, चूजिन ने शांति से 2 कार्ड रखे और अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला। बम। इसी समय एक लंबी खामोशी के बाद सिस्टम ने अचानक एक अधिसूचना भेजी। डिंग। एक ज़रूरी नीले मिशन पर तैनात जनरल सोंग शिकिन को वैश्विक भगोड़े दिक को पकड़ने में मदद करें। मिशन पूरा करने पर इनाम 50% आस्था मूल्य। हे भगवान। बम। गू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने मेज पर रखे 2 कार्डों को देखा और चिल्लाया, जिन, क्या तुम अपने छोटे भाई के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं छोड़ सकते? इस बार गू फैंग मकान मालिक था और अन्य 3 गू फैंग के चेहरे पर कागज़ की पट्टियां चिपका रहे थे। गू फैंग ने एक लंबा चेहरा बनाया और निष्क्रिय रूप से तीनों को उसके साथ हाथापाई करने दिया। चू जिन ने मेज पर रखा फ़ोन जेब में रख लिया और समूह से कहा, तुम लोग खेलते रहो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ। बाकी लोग कागज़ की पट्टियां चिपकाने में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपना सिर भी नहीं उठाया और बोले, चलो जल्दी ही वापस आना। चूजिन खड़ा हुआ और निजी कमरे से बाहर की ओर चला गया। इस मिशन के 2 निशाने पर थे। पहला जनरल सोंग शिकिन और दूसरा वैश्विक भगोड़ा डिक। दोनों को वह पहचानती नहीं थी। यह मिशन काफ़ी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। हम जिन जी ने पर्पल थंडर स्पेस से जम्हाई ली। ये कितनी ताजगी भरी झपकी थी। जी ने मिशन बार को पलटते हुए आंखों में चमक भरते हुए कहा, वाह, 50% विश्वास मूल्य। जिन, आप अमीर बनने वाले हैं। जब आप कुछ बड़ा कर लेंगे तो क्या आप अपने विनम्र सेवक को पदोन्नत करने पर विचार करेंगे? चू जिन ने बाहर जाते हुए कहा, ज़रूर, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह मिशन बहुत कठिन है। कोई सुझाव? रुको, मैं देखता हूँ। जी गंभीर हो गया, लक्षित व्यक्ति इसी क्लब में हैं। बस नक्शे का पालन करो। जेड के ठूंठदार हाथ की एक लहर के साथ एक पारदर्शी स्क्रीन तुरंत हवा में प्रकट हुई, जिसमें 2 लाल अक्षर, एक बड़ा एस और एक डी प्रदर्शित थे। जी ने बताया, एस का मतलब है जनरल सोंग शिकिन और डी का मतलब है भगोड़ा डिक। नक्शे के अनुसार वे अब 3री मंजिल पर हैं। चलो जल्दी करते हैं। चू जिन ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। इस बीच नक्शे पर डी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि एस विपरीत दिशा में भगोड़े को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। एक जनरल होने के नाते सोंग शिकिन को उस भगोड़े को जरूर पहचानना चाहिए था। तो फिर जब वह भगोड़े के पास से गुजरा तो उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भगोड़े के साथ मिलीभगत रखता हो? चू जिन ने उलझन में अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। जैसे जैसे वह 3री मंजिल के करीब पहुंचती गई, नक्शे पर लिखे दोनों अक्षर धुंधले होते गए और आखिरकार पूरी तरह गायब हो गए। चू जिन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। क्या हो रहा है? जी ने समझाना शुरू किया। यह एक चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव है। हर किसी में अलग अलग ऊर्जा होती है, जो सिस्टम की ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 2 ऊर्जाएं जितनी पास होती हैं, उतना ही वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अंततः एक दूसरे को अपने में समाहित करके लुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हम अपने मिशन के लक्ष्यों की सीमा में पहुंच गए हैं। जिन, अपनी पूरी ताकत लगा दो, इनमें से कोई भी दिख हो सकता है। चू जिन ने नज़रें उठाकर आसपास का नज़ारा देखा। 3री मंजिल एक खुला विश्राम क्षेत्र था। उस समय विश्राम क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन लोग मौजूद थे।
5 लोग किनारे सोफे पर बैठे बातचीत में मग्न थे और साफ दिख रहा था कि वे एक साथ ही पहुंचे थे। वहां 2 वेटर भी थे जो ट्रॉलियों को आगे पीछे धकेल रहे थे और पेय पदार्थ और पानी परोस रहे थे। धुएं के बादल में घिरा एक आदमी प्रवेश द्वार पर टिका हुआ कुछ थका हुआ सा दिखाई दे रहा था। एक जोड़ा कोने में जोश से चुंबन ले रहा था, लगभग दुनिया से अनजान। 2 अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अभी अभी एक आंतरिक निजी कमरे का दरवाजा खोला था। उस क्षेत्र में उसे मिलाकर 13 लोग थे। इसका मतलब ये था कि उसके अलावा 12 लोगों में से कोई भी संभावित रूप से भगोड़ा डिक हो सकता था। मिल गया। पर्पल थंडर स्पेस से जी ने उत्साह से आईपैड नीचे रख दिया। जिन, मैंने अभी अभी राष्ट्रीय नेटवर्क हैक किया है और डिक की तस्वीर और उसकी विस्तृत जानकारी ढूंढ निकाली है। देखो, ये वही है। अध्याय 113, सॉन्ग शिकिन। हवा में एक अदृश्य स्क्रीन प्रकट हुई जिस पर एक आदमी की बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही थी। लंबा और हट्टा कट्टा, त्रिआयामी, गहरे रंग, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाला एक विदेशी ताकतवर आदमी। जानकारी से पता चला कि यह व्यक्ति कभी एम कंट्री में सैनिक था, लेकिन जबरन बर्खास्त किए जाने के बाद उसने नाराजगी पाल ली और एक प्रतिक्रियावादी संगठन में शामिल हो गया, जिससे उसके हाथ अनगिनत लोगों के खून से रंग गए और वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन गया। इस भगोड़े की तस्वीर के आधार पर चू जिन ने एक बार फिर चारों ओर देखा, लेकिन संदिग्ध जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। ये तो हो गया। चू जिन ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी, एक खाली मेज ढूंढी और अपनी जेब से टैरो कार्ड निकाले और उन्हें जल्दी जल्दी उलटने लगा। फिर उसने एक पत्ता बिछाया और आंखें बंद करके एक कार्ड निकाला। ईमानदार, मूर्ख। कार्ड पर मूर्ख ने रंगीन कपड़े पहने हुए थे, आगे की चट्टान से बेखबर, अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों के पास एक छोटा सा सफेद कुत्ता पागलों की तरह भौंक रहा था, मानो वह उसे खाई के बारे में चेतावनी दे रहा हो, मानो वह उसके साथ खेल रहा हो। किसी भी स्थिति में मूर्ख के चेहरे पर पूरे समय खुशी का भाव बना रहा। आखिरकार मूर्ख मूर्ख नहीं है, ये कार्ड भेस और चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता है। कार्ड को देखते ही चू जिन की खूबसूरत आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसे एहसास हुआ। प्रधान सेनापति ने भगोड़े को बिना देखे ही क्यों छोड़ दिया था? शायद इसलिए कि वह भगोड़ा भेष बदलने में माहिर था और अपनी शक्ल और सूरत बदलने के लिए भेष बदलने की तकनीक का इस्तेमाल करता था और इस तरह इस मुसीबत से बच निकला था। तभी भोजन की गाड़ी को धक्का दे रहा एक सेवाकर्मी चू जिन के सामने रुका और पूछा, मिस, क्या आप पानी फिर से भरना चाहेंगी? चू जिन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, एक दोस्ताना मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, हाँ कृपया, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मेरे पास कप नहीं है। भोजन की गाड़ी को धकेलने वाली सेवाकर्मी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो संभवतः 40 वर्ष की थी। उसके बालों में कुछ सफेदी दिखाई देने लगी थी और उसका चेहरा दयालु था, विशेषकर उसकी आंखें जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती थीं। उसकी धुंधली निगाहें चतुराई का आभास देती थीं और उस चतुराई के भीतर वर्षों का परिष्कार झलकता था। उसकी दुनिया से थकान को देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। चिंता मत करो मिस, मेरे पास एक है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने गाड़ी से एक क्रिस्टल कप लिया और चू जिन के लिए गर्म पानी से भर दिया। चू जिन ने मध्यम आयु वर्ग की महिला से कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद। उसकी नज़र महिला के दाहिने हाथ पर लगी चोट पर पड़ी और उसने जल्दी से कप मेज पर रख दिया, अपने बैग से बैंड एड निकाला और धीरे से कहा, आंटी, आपके हाथ में चोट लग गई है, आपको जल्दी से यह बैंड एड लगा लेना चाहिए। सेवा क्षेत्र सबसे कठिन है, आपके लिए ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अधेड़ उम्र की महिला ने चू जिन द्वारा दिया गया बैंड एड ले लिया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, फिर वह जल्दी ही सामान्य हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया दयालु महिला। चू जिन ने अपना सिर हिलाया, मेज से क्रिस्टल कप उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। आपका स्वागत है। चू जिन को शराब पीते देख मध्यम आयु वर्ग की महिला थोड़ी शांत हुई, मेज पर रखे टैरो कार्ड की ओर इशारा करते हुए पूछा, मिस, क्या आप पश्चिमी टैरो कार्ड से खेलती हैं? चू जिन ने सिर हिलाया, मेरे परिवार के एक बड़े सदस्य जानते हैं कि कैसे खेलते हैं, इसलिए मैंने उनसे सीख लिया। क्या आप भी खेलते हैं आंटी? मुझे नहीं पता कि कैसे। अधेड़ उम्र की महिला कुछ असहज लग रही थी। मैं अक्सर टीवी पर टैरो कार्ड देखती हूँ और उनमें मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती है, इसलिए मैं पूछे बिना नहीं रह सकी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को टैरो कार्ड के बारे में जानकारी होना तथा ये जानना कि वे पश्चिम से आते हैं कुछ असामान्य बात थी, और उसका स्पष्टीकरण बहुत कमजोर था। 40 वर्ष की आयु की अधिकांश महिलाएं पारिवारिक नाटकों और महलों से जुड़े नाटकों को पसंद करती हैं तथा केवल कुछ ही महिलाएं युवा आदर्श नाटक देखती हैं, लेकिन इन नाटकों में टैरो कार्ड का प्रयोग कम ही होता है। टैरो कार्ड केवल विज्ञान कथा, डरावनी फिल्मों और एनिमेशन में ही दिखाई देते हैं और इन शैलियों के लक्षित दर्शक मुख्य रूप से बच्चे, युवा और किशोर हैं। इसके अलावा चू जिन ने महिला की हथेली पर जख्म देखे, कुछ ठीक हो चुके थे और कुछ हाल ही के जख्म थे। जब उसने कप लिया तो साफ दिख रहा था कि महिला की हथेली पर मोटे मोटे दाग थे, अत्यंत कठोर। उसकी गतिविधियों में ऐसा प्रतीत होता था कि उसके अंगूठे को जानबूझकर तर्जनी से दूर रखा गया था तथा उसकी मध्यमा उंगली के दूसरे जोड़ पर भी एक मोटा कठोरपन मौजूद था।
उसका दाहिना हाथ सहज ही उसकी कमर की ओर बढ़ गया। ये सभी लक्षण उस व्यक्ति के लक्षण थे जिसने कई वर्षों तक बंदूक पकड़ी थी। स्पष्टतः यह कोई सामान्य सेवाकर्मी नहीं था, और यद्यपि चू जिन को इस बात पर संदेह था कि यह व्यक्ति दिख था या नहीं, लेकिन चून की मूर्ख शब्द का अर्थ भेष और चेतावनी है, इसलिए उसे लगभग पूरा यकीन था कि यह व्यक्ति भगोड़ा डिक ही था। इसके अलावा मूर्ख के पैरों के पास एक खतरनाक चट्टान थी। कहावत है, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित होती है। डिक एक सेवाकर्मी का वेश धारण करके सबके सामने घूमता था और अपना लिंग भी बदल लेता था, जिससे स्वाभाविक रूप से किसी की नज़र नहीं पड़ती थी। तो यहाँ जनरल सोंग शिकिन कौन है? डिक के पास न सिर्फ बम और बंदूक थी, बल्कि वह एक एबिलिटी यूज़र भी था। अगर उसे जनरल सोंग की मदद न मिलती तो चू जिन अकेले डिक का मुकाबला नहीं कर पाती। और चून के आसपास इतने सारे निर्दोष लोग थे, इसलिए उन्हें इसमें शामिल न करना आवश्यक था। चू जिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई, आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उसे जनरल सोंग जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा। अधेड़ उम्र की महिला की आंखों में चमक आ गई। मिस, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? हाँ, चू जिन ने अपना इरादा छिपाने की जहमत न उठाते हुए सिर हिलाया। मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने उसे देखा है, आंटी? मैंने उसे नहीं देखा है, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने चू जिन से आंखें मिलाते हुए और मोहक स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले चलती हूँ। अध्याय 114 सोंग शिकिन। बॉटम। चू जिन ने मध्यम आयु वर्ग की महिला द्वारा नियंत्रित होने का नाटक किया, जबकि उसकी चेतना के माध्यम से बैंगनी बिजली अंतरिक्ष में जेड के साथ गुप्त रूप से संवाद किया। जी, जल्दी से सोंग शिकिन के सटीक स्थान की जांच करें और सोंग शिकिन की जानकारी मेरे पास लाएं। जी ने अपने पैर झुलाए और अपनी छाती थपथपाते हुए अति उत्सुकता से आश्वासन देते हुए कहा, समझ गया। इसे मुझ पर छोड़ दो। बस बाद में तुमने मुझे जो इनाम देने का वादा किया था उसे याद रखना। चिंता मत करो, इस मिशन के पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अवश्य अपग्रेड कर दूंगा। चू जिन ने खाली नज़रों से उस महिला का पीछा किया और उसे लिफ्ट की ओर ले गया। जाहिर तौर पर वह उसे कहीं ले जाने का इरादा रखता था। लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही महिला बेसमेंट की ओर बढ़ी और चू जिन उसके पीछे खड़ा हो गया। लिफ्ट। चू जिन के दिमाग में एक विचार कौंधा, मानो उसने कुछ सोचा हो। चून की सोंग शिकिन को पता था कि डिक इस क्लब हाउस में है, इसलिए उसने निश्चित रूप से लिफ्ट सहित सभी प्रमुख निकासों पर निगरानी रखी होगी। ये सोचकर चू जिन ने अपनी सांस रोक ली, चुपके से जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए टॉर्च जला दी। उसने झट से उसे SOS मोड पर सेट कर दिया और फ़ोन को हथेली में पकड़े हुए, जिससे लाइट बार बार जलती बुझती रही। उसे आशा थी कि कोई न कोई उसके द्वारा भेजे जा रहे संकट के हल्के संकेत को देख लेगा। यद्यपि चू जिन ये सब कर रही थी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति शून्य बनी रही। जानकारी खोजते हुए जी ने मजाक करने से खुद को नहीं रोका। जिन, तुम में अभिनय की असली प्रतिभा है। इस समय तुम्हारे चेहरे पर जो भाव है, उससे तो तुम बिल्कुल किसी जमींदार के बेवकूफ़ बेटे जैसे लग रहे हो। एक डिंग की आवाज़ के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला और जैसे कि संकेत पर चू जिन के हाथ से एक काला सेलफोन लिफ्ट के कालीन वाले फर्श पर गिर गया। एक डिंग की आवाज़ ने फ़ोन के गिरने की आवाज़ को आसानी से छिपा दिया। फ़ोन की स्क्रीन नीचे हो गई और उसकी टॉर्च की तेज़ रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। मध्यम आयु वर्ग की महिला को कुछ भी ध्यान नहीं आया और वह लिफ्ट से बाहर निकल गई। चू जिन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये वास्तव में बेसमेंट का स्तर था और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, जिससे ठंड का एहसास हुआ। इस बिंदु पर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपने सभी भेष उतार दिए, अपने चेहरे से मानव त्वचा का मुखौटा फाड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये रही सोंग शिकिन की तस्वीर और उसकी जानकारी। जी ने अपने छोटे हाथ हिलाए और एक निजी फाइल तुरंत हवा में प्रकट हो गई। चू जिन ने एक नज़र डाली और तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी से उसने तुरंत उस खूबसूरत चेहरे को याद कर लिया। जी ने आगे कहा, सिस्टम के अनुसार सोंग शिकिन के आदमियों को तुम्हारा गिरा हुआ मोबाइल फ़ोन मिल गया है। जिन, थोड़ी देर रुको, वे किसी भी पल आ सकते हैं। ठीक है, समझ गया। डिक उसे अंदर की ओर ले गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा उतनी ही पतली होती गई और जैसे जैसे मिनट बीतते गए, वातावरण उतना ही ठंडा होता गया। कदमों की टप टप की आवाज़ के अलावा हवा में एक अजीब सी शांति थी। तभी डिक, जो आगे चल रहा था, अचानक रुक गया, घूम गया और एक हाथ से चू जिन की गर्दन पकड़ ली और दूसरे से उसकी कमर पर एक तेज खंजर रख दिया। उसकी आवाज़ धमकी भरी थी, मुझे पता है कि तुमने उस कप में पानी नहीं पिया है। हिलना मत, मेरे साथ अच्छे से सहयोग करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके साथ ही एक दर्जन से अधिक पूरी तरह से सशस्त्र लोग, मानो कहीं से भी, खाली तहखाने में प्रकट हो गए और उनके काले थूथन डिक की ओर निशाना साधे हुए थे। छी! डिक ने चू जिन की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हाथ में खंजर लहराते हुए कहा, और करीब मत आओ, अपने हथियार गिरा दो, वरना मैं हुआ राष्ट्र के इस व्यक्ति को मार डालूंगा।
डिक, जो कई सालों से आपराधिक दुनिया में था, पहली बार एक जवान लड़की के हाथों पकड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सेना बुलाने के लिए कौन सी चाल चली है। चू जिन की प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए डिक ने उसे धोखे से अपने साथ कुछ प्रशिक्षण लेने और उनके गुरु के शिक्षक के रूप में सेवा करने के लिए बुलाने की योजना बनाई थी। लेकिन अब हालात ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। यहाँ तक कि सोंग शिकिन भी उसके छद्मवेश को नहीं देख पाई थी, तो फिर ये लड़की उसे कैसे पहचान पाए। एक सैन्य अधिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और सावधानी से एक प्रभावशाली कदकाठी वाले व्यक्ति के पास जाकर फुसफुसाया, कमांडर, हम क्या करें? उसके पास एक बंधक है। अब तक सोंग शिकिन ने अपने महंगे सिलवाए सूट को जैतून के रंग के सैन्य परिधान से बदल लिया था। वर्दीधारी व्यक्ति निस्संदेह सबसे आकर्षक और ध्यान खींचने वाला व्यक्ति था। दृढ़ निश्चयी और तेजस्वी, उनमें एक जोशीले योद्धा की भावना समाहित थी। उनमें एक अदम्य जंगलीपन भी था जिसे नियंत्रित करना असंभव प्रतीत होता था। सैन्य टोपी के नीचे छिपा हुआ था वह अत्यंत पहचानने योग्य चेहरा, जिसमें स्पष्ट रेखाएं और आकर्षक विशेषताएं थीं, उसकी तलवारों जैसी भौहें, उसकी पैनी आंखें। चू जिन ने उसे पहचान लिया। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वास्तव में सोंग शिकिन था। सोंग शिकिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और कहा, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। कमांडर, अधिकारी ने सोंग शिकिन की ओर देखा, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति का भी एक कोमल पक्ष होता है। युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु के आदी होने के बावजूद वह एक निर्दोष और भोली लड़की को चोट पहुंचाने से हिचकिचाता था। यदि वह लड़की न होती तो वे डिक को इतनी आसानी से कैसे ढूंढ पाते। सोंग शिकिन को साफ समझ आ गया था कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति बस एक निर्दोष बंधक है, लेकिन डिक अप्रत्याशित था और उसके पास एक बम था। स्वाभाविक रूप से सोंग शिकिन जुआ खेलकर सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। न ही वह कुछ लोगों के लिए बहुत से लोगों का बलिदान करने का जोखिम उठा सकता था। क्या होगा अगर वह लड़की डिक के साथ मिली हुई थी? भीड़ की भलाई के लिए वह ये जोखिम नहीं उठा सकता था। सोंग शिकिन ने कठोर भौं के साथ घोषणा की, यदि डिक ने बम विस्फोट किया तो हम सभी यहीं दफन हो जाएंगे। अध्याय 115 अनुरोध। सैन्य अधिकारी और अधिक कहना चाहता था, लेकिन सोंग शिकिन के तनावग्रस्त चेहरे को देखकर उसने अपनी जीभ की नोक पर शब्दों को निगल लिया। तथाकथित सैन्य आदेश पहाड़ों की तरह होते हैं, और भले ही उसके दिल में बहुत झिझक थी, फिर भी वह सैन्य आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। आज्ञाकारिता एक सैनिक का पवित्र कर्तव्य है। हाँ, सोंग शिकिन ने नजरें घुमाईं। उसे अचानक लगा कि डिक द्वारा बंधक बनाया गया व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है। दूरी की वजह से चेहरे के भाव कुछ धुंधले थे, लेकिन दुबले पतले शरीर ने उसे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसे उसने कहीं देखा था। चू जिन के कान हल्के से फड़क रहे थे और दूसरी ओर से हो रही बातचीत के हर शब्द को सुन रहे थे। हालांकि वह जानती थी कि सोंग शिकिन उसे व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा था, फिर भी वह उन शब्दों को सुनकर कुछ परेशान महसूस कर रही थी। वह कोई संत नहीं थी, केवल हाड़ मांस से बनी एक साधारण व्यक्ति थी, जिसे मृत्यु का भय था, और इसके अलावा पुनर्जन्म का यह अवसर उसे बड़ी कठिनाई से मिला था। उसके मन में अभी भी गहरी नफरत भरी हुई थी। अब उसके पास एकमात्र विकल्प खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना था। किसने सोचा होगा कि किसी कार्य को पूरा करने के प्रयास में वह स्वयं को ऐसी स्थिति में पाएगी जहां उसे किसी भी क्षण मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। ये कितना बड़ा नुकसान था। धिक्कार है। जी ने टैरो कार्ड्स वाली जगह पर कमर पर हाथ रखकर गालियां दीं। ये इंसान बहुत बेरहम है, बिल्कुल अमानवीय। दूसरों की जान बचाने के लिए अपने जिन की बलि देने की सोच रहे हैं। किस आधार पर? तुम्हें क्या लगता है कि जिन उस तथाकथित के साथ मिला हुआ है? मादरचौद। जी ने वे सभी अपशब्द उगल दिए जो उसने हाल के दिनों में ऑनलाइन सीखे थे। यह अफसोस की बात थी कि चू जिन के अलावा कोई भी उसे सुन नहीं सका। क्या तुमने सुना? चू जिन के लाल होंठ हल्के से खुले, उसकी आवाज़ संयत हुई। वे मुझे बचाने की योजना नहीं बना रहे हैं, इसलिए मुझे बंधक बनाकर रखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब है कि बिना किसी वजह के तुम्हारे हाथों में एक निर्दोष की जान है। लड़की की कुछ अलौकिक आवाज़ चलती हवा में फैलकर कान के पर्दों तक पहुंच गई। सोंग शिकिन के कान भी थोड़े हिल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी स्थिति में ये युवा लड़की इतनी शांत रह सकती है। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि उसे बंधक बनाने वाला व्यक्ति एक क्रूर, विश्वस्तरीय भगोड़ा था? डिक के हाथों कितने निर्दोष लोगों की जान कलंकित हुई थी, यह अज्ञात है। क्या उसे एक और की भी परवाह थी? और यहाँ वह एक विश्वस्तरीय भगोड़े के साथ तर्क करने का प्रयास कर रही थी, जो वास्तव में हास्यास्पद था। अनगिनत मिशनों को अंजाम देने के बाद सोंग शिकिन ने कभी किसी को इतने सक्रिय दिमाग वाला नहीं देखा था। लेकिन वो आवाज़, ये बात परिचित लग रही थी, मानो उसने इसे पहले कहीं सुना हो। सोंग शिकिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने फिर से दूसरी ओर देखा। दूध वाली चाय की दुकान पर सुबह की घटनाएं अनजाने में उसके दिमाग में उभर आईं। लड़की की हर भौहें और मुस्कुराहट, हर हाव भाव, और वह चिढ़ाने वाली मधुर आवाज़।
आवाज धीरे धीरे उसके कान के पास की आवाज से ओवरलैप हो गई। अंततः वे एक हो गए। सोंग शिकिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह ये थी, वह लड़की जिसने डोंगयिंग लोगों को झुकने और समुराई सलामी में सहज रूप से झुकने पर मजबूर कर दिया था। वह यहाँ कैसे पहुंची और डिक द्वारा बंधक बना ली गई? सोंग शिकिन ने दूध चाय की दुकान में चू जिन की क्षमताओं को देखा था और जानता था कि उसके पास कुछ कौशल हैं। लेकिन डिक की तुलना में ओनमोजी पूरी तरह से बेजोड़ था। 10 ओनमोजी एक डिक के बराबर नहीं थे। वह लड़की बहुत ज्यादा आवेगशील थी। अति आत्मविश्वास अहंकार है, मूर्खता है। चूंकि सोंग शिकिन चू जिन की आवाज सुन सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य अधिकारी भी सुन सकते थे। एक अफसर सोंग शिकिन के पास आया। उसने चीड़ की शाखाओं वाली हरे रंग की सैन्य वर्दी पहन रखी थी, जिसके कंधे पर 2 पट्टियां और 4 सितारे लगे हुए थे। उसका रंग गहरा हो गया जब उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या उस युवती के दिमाग में कुछ गड़बड़ है जो डिक को समझाने की कोशिश कर रही है? भाई सोंग, चलो बात को घुमा फिरा कर न देखें और सीधे कार्रवाई करें। यदि यह मूर्ख लड़की अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से डिक को उकसाएगी तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। डिक ने ठंडे स्वर में खंजर को और कसते हुए कहा। तेजधार कमर के आसपास के मांस में घुस गई, जिससे सफ़ेद कपड़ा लाल हो गया। बहुत हो गई बातें। क्या आपके हुआ राष्ट्र में एक पुरानी कहावत नहीं है, किसी सज्जन की संगति में मरने के लिए तैयार रहो? अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को सहारा बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। जी ने कहा, धिक्कार है। एक विश्व भगोड़े का एक सज्जन व्यक्ति से क्या लेना देना है? एक सज्जन व्यक्ति की संगति में मरने के लिए तैयार रहो का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कृपया हमारे हुआ राष्ट्र की 5000 साल पुरानी संस्कृति का अपमान न करें। अपनी कमर पर बर्फीले ब्लेड का स्पर्श और त्वचा पर तेज दर्द महसूस करते हुए चू जिन की भौहें तन गईं और अचानक उसे फूल टैरो कार्ड का ख्याल आया। साथ ही डिक की आंखों में चमक का भी ख्याल आया जब उसने वह कार्ड देखा था। मूर्ख मूर्ख नहीं है, ये धोखे और सावधानी का प्रतिनिधित्व करता है। चू जिन के लाल होंठ खुल गए। मिस्टर डिक, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक विनती है। क्या आप कृपया खंजर को मेरी कमर पर मारने के बजाय किसी दूसरी जगह, जैसे मेरी गर्दन पर, रख सकते हैं? क्या ये संभव होगा? डिक ने कई लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन उनमें से बहुत कम ही उसके जितना शांत थे। अधिकांश बंधक या तो डर के मारे पेशाब कर गए या फिर पूरी तरह से लंगड़ा गए। फिर भी हुआ राष्ट्र की इस व्यक्ति ने शुरू से अंत तक कोई डर नहीं दिखाया। भले ही खंजर ने उसे घायल कर दिया था, उसने दया की भीख नहीं मांगी या चिल्लाया नहीं। ऐसा साहस और उत्साह उनके लिए कुछ हद तक सराहनीय था। यद्यपि वह एक भगोड़ा था, फिर भी वह साहसी योद्धाओं की प्रशंसा करता था। ये कहना होगा कि उन्हें हुआ राष्ट्र के लोगों की भावना काफी प्रभावशाली लगी। डिक ने असमंजस में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चूंकि तुम किसी भी तरह से मरने वाले हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि ब्लेड कहाँ गिरता है? अध्याय 116 आधी रात के बाद। डिक की आवाज में उलझन सुनकर चू जिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और आगे बोली, क्योंकि मेरी जेब में टैरो कार्ड का एक डेक है, मुझे डर है कि बाद में वे खून की नदी से रंग जाएंगे। मैं मर भी जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टैरो कार्ड पवित्र हैं और उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी यह छोटी सी विनती पूरी कर पाएंगे। सोंग शिकिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, गहरी और गहरी, उसका चेहरा भावशून्य। लेकिन उनकी पीठ के पीछे रखे हाथों ने ऑपरेशन शुरू करने का संकेत दिया। विश्व भगोड़े डिक को पकड़ने के लिए वह स्वाभाविक रूप से केवल 1 दर्जन लोगों के साथ नहीं आया होगा। छिपी हुई ताकतें पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थीं। जब डिक ने टैरो कार्ड्स शब्द सुने तो उसका पूरा शरीर एक क्षण के लिए मानो स्तब्ध रह गया। उसकी पकड़ की ताकत थोड़ी कम हो गई और उसने तेजी से खंजर को अपनी कमर से हटाकर उस युवती की गोरी और सुंदर गर्दन पर रख दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आसपास का वातावरण कुछ शांत हो गया। सोंग शिकिन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि डिक वास्तव में दोडी लड़की की बातों को दिल पर ले लेगा। धन्यवाद, चू जिन ने विनम्रता से कहा, फिर आगे कहा, वैसे अगर आप यहाँ से जिंदा निकल पाए तो मेरे टैरो कार्ड अपने साथ ले जाना न भूलें और फिर आप उन्हें अपनी बेटी को दे सकते हैं। टैरो कार्ड का ये डेक बहुत पुराना है और संग्रहणीय मूल्य का है। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी को ये बहुत पसंद आएंगे। चू जिन की बातें सुनकर खंजर पकड़े डिक का हाथ अवचेतन रूप से कस गया और ब्लेड से खून की एक बूंद निकली। अपनी संकुचित और भयंकर ठंडी आंखों से उसने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास अपने माता पिता के लिए कोई संदेश है? चू जिन ने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर धीमा था, आगे बढ़ो, मेरे पिताजी मर चुके हैं और मेरी माँ वानस्पतिक अवस्था में है। इस दुनिया में मेरा कोई लगाव नहीं बचा है। लड़की के चेहरे पर एक क्षण का अकेलापन और उदासी थी। डिक को उम्मीद नहीं थी कि एक दोडी लड़की ऐसी बातें कहेगी और वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। उसके साधारण शब्द दुख की एक लहर में बदल गए जो लंबे समय तक उसके दिल में बनी रही। डिक की उग्र आंखों में भावना की एक झलक उभरी।
उसके मन में चूजिन द्वारा उसे बैंड एड देने की छवि उभरी। उन्हें इस युवा लड़की में अपनी बेटी की परछाई दिखाई दे रही थी, जो टैरो कार्ड के प्रति वही प्रेम, वही दयालुता और वही जीवंतता साझा करती थी। समान रूप से युवा और जीवन से भरपूर, युवावस्था के चरम पर। उसने एक क्षण के लिए चूजिन के हाथों को कसकर पकड़ लिया। डिक के तन मन में आए बदलाव को महसूस करते हुए चूजिन की आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं। उसके दाहिने हाथ में धीरे धीरे ताकत आ गई और बैंगनी बिजली उसके डेंटियन से निकलकर उसके दाहिने हाथ में आ गई, वार करने के लिए तैयार। उसी समय कई तीखे साइलेंसर तेजी से उनकी ओर झपटे। विज 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 विज। चूजिन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उसकी दाहिनी कोहनी तेजी से मुड़ी और डिक की छाती पर जोर से प्रहार किया, जैसे बिजली तेजी से उसकी छाती की ओर टूट पड़ी हो। डिक के शरीर से एक काला मिनी कंट्रोलर गिर गया। चूजिन की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी लंबी टांगें तेजी से आगे बढ़ीं और कंट्रोलर को दूर कोने में फेंक दिया। डिक ने गुर्राहट के साथ कहा। चूजिन ने उसे प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं दिया। उसने उसके हाथ से खंजर छीन लिया और उसके कंधे में जोर से घोंप दिया। फिर वह झुकी, लेकिन साइलेंसर की गोलियां बाल बाल बच गईं। यह अत्यंत आतंक का क्षण था। एक छोटी सी चूक का मतलब गोली से या डिक के हाथों मौत हो सकती थी। उसके वार तेज थे, लगभग घातक। वह कदम दर कदम आगे बढ़ती गई, लेकिन डिक भी कमजोर नहीं था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और फिर वह चूजिन की ओर तेजी से झपटा। उसी समय डिक की हथेली से कई ठंडे चमचमाते धातु के टुकड़े उड़कर सामने वाले समूह की ओर जा गिरे। उसी क्षण एक टैरो कार्ड उसकी उंगलियों से तेजी से उड़ गया, एक द्रुत गति लेकर, और आने वाले प्रक्षेपियों को गिरा दिया। लेकिन टैरो कार्ड यही नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि वह आगे चल रहे किसी व्यक्ति के सिर में समा जाएगा। सॉन्ग शिकिन की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी बांह फैल गई और उसने टैरो कार्ड को उस आदमी के चेहरे से मात्र 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पकड़ लिया। फिर बिना अपना भाव बदले उसने खाली टैरो कार्ड जेब में रख लिया। वह आदमी हौंफने लगा और अचानक होश में आ गया। वहां मौजूद किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक युवा लड़की में इतना हुनर होगा। न ही उन्होंने यह उम्मीद की थी कि कागज के कार्ड में इतनी शक्ति होगी कि वह घातक प्रक्षेपास्त्रों से मुकाबला करने में सक्षम होगा। यदि कागज का कार्ड न होता तो शायद उनकी जान वहीं चली जाती। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्थिति इतनी बदल जाएगी कि ब्रह्मांड उलट-पुलट हो जाएगा। यहाँ तक कि इससे उसकी जान भी बच गई थी। जानकारी इतनी भारी थी कि उसे इसे पचाने के लिए कुछ समय चाहिए था। सॉन्ग शिकिन ने एक छलांग लगाए, कोने में गिरा हुआ काला मिनी कंट्रोलर उठाया, राहत की सांस ली, उसे उस आदमी की ओर फेंक दिया और फिर दोनों लोगों के बीच लड़ाई में शामिल हो गया। अध्याय 117। सड़क पर सभी लोग मुझे भाई जिन कहते हैं। सॉन्ग शिकिन की सहायता से चू जिन का काम बहुत आसान हो गया। दोनों ने मिलकर सहजता से काम किया तथा एक दूसरे के प्रति गहरी समझ का प्रदर्शन किया। डिक को जब यह महसूस हुआ कि स्थिति बिगड़ रही है तो वह भागने लगा। चू जिन ने लगातार पीछा किया, सॉन्ग शिकिन के साथ डिक को दोनों तरफ से घेर लिया। अगले ही सेकंड टकराना। एक जोरदार आवाज के साथ सॉन्ग शिकिन हवा में उछला, उसका पैर एक तेज ब्लेड में तब्दील हो गया, जो पूरी ताकत के साथ डिक की ओर तेजी से वार कर रहा था। डिक ने मुंह भर खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, मिशन पूरा हुआ, 50% विश्वास मूल्य प्राप्त हुआ। जी पर्पल थंडर स्पेस में था और चिल्ला रहा था, भाई जिन अमर रहें। चू जिन और सॉन्ग शिकिन आमने सामने खड़े थे और डिक उनके पैरों पर लेटा हुआ था। तहखाने की रोशनियां तेज थीं, जिससे लड़की के चेहरे पर कुछ हद तक ठंडी और अलग थलग हवा फैल रही थी। उसकी कमर के चारों ओर सफ़ेद कपड़े पर लाल दाग फैल गया। सफ़ेद पृष्ठभूमि के सामने लाल रंग कुछ चौंकाने वाला लग रहा था, लेकिन यह अस्त व्यस्त नहीं लग रहा था, बल्कि इसने उसमें एक आकर्षक आकर्षण जोड़ दिया। सॉन्ग शिकिन ने बिना मौत के डिक को वश में करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने ये तो सोचा भी नहीं था कि एक ही लड़की एक ही दिन में उसके लिए 2 अलग अलग आश्चर्य लेकर आएगी। युवती, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? सॉन्ग शिकिन ने अंततः अपना पूरा ध्यान चू जिन की ओर लगाया। तुम्हारे पास अद्भुत कौशल हैं। मुझे गर्व है कि मैंने आपको निराश नहीं किया। चू जिन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा, उसकी नाजुक ठुड्डी धीरे से ऊपर उठी। अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे भाई जिन कहते हैं, आप भी मुझे यही कह सकते हैं। मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए अब मैं यहाँ से जाती हूँ। चू जिन मंद मंद मुस्कुराया और बाहर की ओर चला गया। क्या तुम घायल हो? सॉन्ग शिकिन की आंखें सिकुड़ गईं, उसने देखा कि उसकी कमर के आसपास कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो, ये घातक नहीं है। चू जिन ने अपना सिर घुमाए बिना सॉन्ग शिकिन की ओर हाथ हिलाया और उसे विदाई दी। वह जहां भी जाती, बहादुर पुरुषों का वह दल उसके लिए रास्ता साफ कर देता। ये लोग, जिन्होंने ब्लेड से ढके पहाड़ों को पार किया था और आग के समुद्रों के माध्यम से छलांग लगाई थी, चाकू की धार पर खून के स्वाद के साथ मीठा जीवन जीते थे। किसी महिला ने उन पर इतना गहरा प्रभाव कभी नहीं छोड़ा था। ये लड़की उन सब से पतली और जवान है।
झांग जिजुन ने उसके पीछे हटते हुए चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था और वह जोर से चिल्लाया, सलाम। सहज रूप से सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उन्होंने एकदम मानक सलामी दी। सभी ने ऐसा ही किया। ये दृश्य काफी मार्मिक था और मन को झकझोर देने वाला था। योद्धाओं के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने का सबसे सीधा तरीका उचित सलामी है। जब उसकी आकृति लंबे गलियारे में लुप्त हो गई, तभी भावुक पुरुषों के समूह ने अपने हथियार नीचे कर लिए। भाई सोंग, दो आदमी जल्दी से सोंग शिकिन के पास पहुंचे। भाई सोंग, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। सोंग शिकिन ने डिक को लात मारी, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। उसे वापस ले जाओ। हाँ, सहायक ने हाथ हिलाया और तुरंत ही 3 या 4 लोग हथकड़ी लगाकर आगे बढ़े और डिक को ले गए। सहायक के डिक को ले जाने के बाद झांग जिजुन ने सोंग शिकिन की ओर मुड़कर पूछा, भाई सोंग, अभी अभी वह कौन थी जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी और आपका इतना अच्छा मुकाबला कर रही थी? क्या आप उसे जानते हैं? कैपिटल सिटी ने ऐसा अविश्वसनीय व्यक्तित्व कब पैदा किया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना था? अपने भयंकर कौशल के कारण वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे अवश्य ही कठोर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ होगा। उसने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा था? सोंग शिकिन ने अपना सिर हिलाया, मैं उसे नहीं जानता। आप उसे नहीं जानते? झांग जिजुन ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये तो अजीब बात है, वह वास्तव में कौन है? झांग जिजुन ने एक भौं उठाई जैसे कि उसने कुछ मनोरंजक सोचा हो। चिढ़ाते हुए कहा, वैसे भाई सोंग, क्या उस युवा लड़की ने आपको अभी अभी भाईजिन कहने के लिए नहीं कहा था? हालांकि सोंग शिकिन इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और संक्षिप्त स्वीकृति देते हुए कहा, हम। झांग जिजुन की हंसी और भी तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सोंग शिकिन को पीछे की ओर देखेगा। तुरंत चू जिन की पहचान के बारे में उसकी जिज्ञासा गहरी हो गई। भाई जिन, झांग जिजुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और मुस्कुराया, काफी दिलचस्प। सोंग शिकिन ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे मुंह में रखा लेकिन जलाया नहीं। उसकी गहरी आंखें और गहरी हो गईं और उनकी स्याहता और भी तीव्र हो गई। तारांकन तारांकन। इस बीच चू जिन स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान थी कि उसके जाने के बाद बहुत से लोग उसकी पहचान के बारे में जानने को उत्सुक हो गए थे। वह बस क्लब से बाहर निकली और वापस टैक्सी पकड़ी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वह स्पष्ट रूप से मियाओ शिनरान और अन्य लोगों के साथ फाइट द लैंडलॉर्ड खेलना जारी रखने में असमर्थ थी। उसे पहले वापस जाकर अपने घावों की देखभाल करनी थी। जैसे ही वह मियाओ शिनरान और अन्य लोगों को फ़ोन करने के लिए अपनी जेब से फ़ोन निकालने वाली थी, उसने पाया कि उसका फ़ोन गायब था। तभी उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन पहले ही लिफ्ट में फेंक दिया था। निराश होकर चू जिन ने अपना माथा पीट लिया। दूसरी ओर मियाओ शिनरान ने देखा कि चू जिन वापस नहीं आया है। उसने उसे फ़ोन करने के लिए उसका फ़ोन उठाया। एक सहायक ने एक काली वस्तु पकड़ी और सोंग शिकिन के पास आकर रुक गया। पहले वाली महिला अपना फ़ोन पीछे छोड़ गई थी। तभी एक मधुर रिंगटोन बजने लगी। अध्याय 118, टेलीफोन। अगले सेकंड उन स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई उंगलियों ने काले फ़ोन को पकड़ लिया और हल्के से सरका दिया। कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ से एक जरूरी, मधुर लगने वाली महिला की आवाज़ आई, जिन, क्या तुम शौचालय में गिर गए? तुम इतने लंबे समय से बाहर हो। मैं और किंगी तुम्हारे वापस आने और ज़मींदार बनने का इंतजार कर रहे हैं। चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हमें गू फैंग को सबक सिखाने की ज़रूरत है। तुम्हें पता नहीं है कि उसने हमें कितनी बुरी तरह से परेशान किया है। जब से चू जिन चले गए थे, गू फैंग लगातार आगे बढ़ रहे थे। 1 दर्जन से अधिक राउंड के लिए लैंडलॉर्ड बने रहे और प्रत्येक गेम को प्रभावशाली ढंग से जीतते रहे। जब चू जिन वहां थी तो कम से कम वे 20% वापस ले सकते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जीत और हार का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। जिन, तो यह उसका नाम था, जिन। सोंग शिकिन का दिमाग कुछ सेकंड के लिए खाली हो गया। उसके होंठ एक दूसरे से चिपक गए। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हेलो जिन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक उलझन भरी आवाज़ आई। सोंग शिकिन ने धीरे से समझाना शुरू किया, मुझे माफ़ करना, मैं जिन नहीं हूँ। उसे एक आपातकालीन स्थिति थी और उसे घर जाना था। कुछ सेकंड के लिए हवा शांत हो गई। ओह, मैं समझ गया, ठीक है, समझ गया। मियाओ शिनरान ने फ़ोन रख दिया, आधा विश्वास करते हुए। उसकी आंखों में चिंता की झलक दिख रही थी। वे सभी मिलने के लिए सहमत हो गए थे, इसलिए यह संभव नहीं था कि जिन जल्दी घर चले जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन के साथ कोई दुर्घटना हुई हो? क्या जिन ने बताया कि वह कब वापस आएगी? मोकिंगी ने पूछा। मियाओ शिनरान ने मोकिंगी को बताया कि अभी क्या हुआ था। ये सुनकर मोकिंगी बहुत उत्साहित हो गई। उसकी आंखें गपशप भरी दिलचस्पी से चमक उठीं। शिनरान, क्या तुमने कहा कि फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति पुरुष था? हाँ, क्या आपको लगता है कि जिन संभवतः? मियाओ शिनरान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मोकिंगी ने उत्सुकता से उसे बीच में ही टोक दिया। हे भगवान, ये तो एक आदमी था। क्या उसकी आवाज़ अच्छी लग रही थी? तुम्हें क्या लगता है, जिन के साथ उसका रिश्ता क्या है? क्या ये हो सकता है?
मोकिंगी ने हे की हंसी निकाली, बिना कुछ कहे ही उनका इशारा स्पष्ट हो गया। मियाओ शिनरान ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और उसके माथे पर थपथपाया, क्या तुम बात समझ नहीं पाई या कुछ और? फिर उसने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। मुझे चिंता है कि जिनको कुछ हो गया होगा, वरना वह अलविदा कहे बिना नहीं जाती। ये बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं, मोकिंगी ने हाथ हिलाते हुए कहा, जिनके हुनर के आगे उसे कौन धमका सकता है। चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। उसे जल्दी घर जाने की कोई आपात स्थिति रही होगी, वरना वह अपना फ़ोन नहीं भूलती। बस आराम करो। मोकिंगी को चू जिन पर पूरा विश्वास था और चू जिन की क्षमताओं को स्वयं देखने के बाद वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। मियाओ शिनरान ने इसके बारे में सोचा और आश्वस्त महसूस किया, जिनकी क्षमताओं को देखते हुए यह असंभव था कि कुछ भी बुरा हुआ हो। इसके अलावा फ़ोन पर उस आदमी की आवाज़ भी बुरी नहीं लग रही थी, इसलिए वह थोड़ा आराम करने लगी। इधर सोंग शिकिन ने फ़ोन रख दिया, कुछ सेकंड के लिए फ़ोन स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी निगाहें गहरी होती गईं और फिर वह टीम से चला गया। सोंग शिकिन के नेतृत्व में सैन्य वर्दी में पुरुषों का एक समूह भव्यता के साथ बाहर आया। विशाल तहखाना अपनी सामान्य शांति में लौट आया। वानचेंग विला। चू जिन उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसके पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसकी कमर पर लगे घाव को सहलाने के लिए बिस्तर पर बैठ गया। शुक्र है कि चोट गहरी नहीं थी, केवल कुछ मांस के घाव थे, इसलिए इसका इलाज अपेक्षाकृत आसान था। अपने घाव का इलाज करने के बाद चू जिन कंप्यूटर के सामने बैठ गया, क्यू पर लॉग इन किया और मियाओ शिनरान और मोकिंगी को संदेश भेजे। तभी उसने ब्राउज़र खोला और ओरिजिनल लिटरेचर नेटवर्क में प्रवेश किया। मेरी मिस, आप अंततः ऑनलाइन हैं। जैसे ही उसने वेब पेज खोला, संपादक का एक त्वरित संदेश सामने आ गया। चू जिन ने सहजता से हेलो टाइप किया। मिस, मैं कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन क्यों नहीं आईं? क्या आपको पता है, आप सनसनी बन गई हैं। कई प्रकाशकों ने ब्लूम्स लाइक ब्रोकेड में रुचि ली है। संपादक के संदेश इतनी तेजी से आ रहे थे कि उनका जवाब देना मुश्किल था। ब्लूम्स के प्रकाशन सौदे के बारे में सब कुछ। बेशक ब्लूम्स को प्रकाशित किया जाना था, लेकिन अभी सही समय नहीं था। लू यान की ओर से कोई खबर नहीं आई थी। अब ब्लूम्स का प्रकाशन निश्चित रूप से हलचल पैदा करेगा, खासकर तब जब पिछले जन्म में ब्लूम्स की बिक्री 100 अरब तक पहुंच गई थी। वह समय से पहले सांप को डराने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इन मामलों की योजना बनाने से पहले उसे लू यान की ओर से कुछ हलचल का इंतजार करना पड़ा। इस प्रकार चू जिन ने यह कहकर अपना बचाव किया कि वह ब्लूम्स के प्रकाशन संबंधी मामले को अभी निपटाने में बहुत व्यस्त हैं, और संपादक के अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया तथा बाद में इस पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की। मिस, हम बाद में एक मीटिंग तय करेंगे। इस बीच अपडेट्स को स्थिर रखना याद रखें। अतीत की वापसी, बेशक चिंता मत करो। स्माइल। संपादक के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद चू जिन ने पाठकों की टिप्पणियों का जवाब देना शुरू कर दिया। टिप्पणियों की संख्या प्रारंभिक 800 जोड़ से बढ़कर अब 5000 जोड़ हो गई है। हालांकि ब्लूम्स अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन इसने पहले ही ऑनलाइन काफ़ी चर्चा पैदा कर दी थी। अतीत की वापसी नाम धीरे धीरे लेखकों के समुदाय में फैल रहा था। अध्याय 119 तस्वीरें। दूसरा अपडेट। दूसरी ओर शिकिन धुंधली गाड़ी में आंखें बंद करके अपने मन को विश्राम देते हुए बैठा था। थोड़ी देर बाद जैसे किसी विचार से प्रभावित होकर उसने अपनी जेब से एक काला मोबाइल फ़ोन निकाला। लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि नीले समुद्र की एक बहुत ही साधारण तस्वीर थी। चूंकि चू जिन ने पासवर्ड सेट नहीं किया था, इसलिए शिकिन ने आसानी से होम स्क्रीन तक पहुंच बना ली। अप्रत्याशित रूप से मोबाइल फ़ोन में बहुत कम ऐप थे, केवल एक सोशल मीडिया ऐप और एक वित्तीय निवेश ऐप था। लगभग सभी अन्य ऐप्स फ़ोन के साथ आने वाले डिफ़ॉल्ट थे। शिकिन को जिज्ञासा हुई, क्योंकि उसकी उम्र की लड़कियां आमतौर पर सुंदरता और अपने रूप रंग पर बहुत जोर देती हैं, फिर भी उसके फ़ोन में सेल्फी ऐप तक नहीं था। उसका मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा, उंगलियां हल्के से फिसलने लगी और फिर उसने फ़ोटो गैलरी खोल दी। हालांकि वह जानता था कि इस तरह किसी की निजता में ताक झांक करना ठीक नहीं है, फिर भी वह उस लड़की के बारे में बहुत उत्सुक था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यह लड़की किस प्रकार की व्यक्ति है। एल्बम में केवल कुछ दर्जन तस्वीरें थीं, जिनमें से अधिकांश दृश्यों की स्पष्ट तस्वीरें थीं, और एक सौम्य स्वभाव वाली मध्यम आयु की महिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। शिकिन की उंगली अनजाने में रुक गई, क्योंकि उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। यह अवश्य ही वह माँ होगी जो वानस्पतिक अवस्था में है, जिसके बारे में उसने बात की थी। आगे देखने पर एक बबल टी की दुकान पर दूध वाली चाय पीते हुए उनकी एक तस्वीर थी। यह उनकी कुछ तस्वीरों में से एकमात्र तस्वीर थी। यह एक क्लोज-अप शॉट था, जो स्पष्टतः उसके बहुत ही करीबी व्यक्ति द्वारा लिया गया था। फोटो में वह मुस्कुरा रही थीं, उनकी आड़ू जैसी आंखों में लहरें थीं, जो एक युवा और भोली आकर्षण को प्रकट कर रही थीं। नज़रें हटाना मुश्किल था। यह उस शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग था जो उसने व्यक्तिगत रूप से उसमें देखा था।
कई सुंदरियों को देखने के बाद शीकिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं, अंधेरे में प्रकाश की एक झिलमिलाहट गुजर गई। एक क्षण बाद उसने अपना फ़ोन निकाला, अपने संपर्कों को देखा और एक नंबर डायल किया। अरे, मेरे लिए किसी को ढूंढो। तारांकन तारांकन। अगला दिन स्कूल का दिन था। चूजिन जल्दी उठ गया। सुबह की दौड़ खत्म करने के बाद वह लिविंग रूम में लौटी और ली रुयू ने उसे बड़े प्यार से दूध का एक डिब्बा दिया। तुम थक गई होगी जिन, जल्दी से दूध पी लो, तुम अभी भी बढ़ रही हो और इसे छोड़ नहीं सकती। चू जिन ने ली रुयू द्वारा दिए गए दूध को बिना किसी बदलाव के स्वीकार कर लिया। धन्यवाद चाची, ली रुयू ने मुस्कुराते हुए कहा। मूर्ख बच्चे, आंटी के साथ इतना औपचारिक व्यवहार क्यों कर रहे हो? दूध अभी गर्म किया गया है, गर्म ही पी लो, ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। चू जिन ने अपना बैग पकड़ते हुए कहा। मुझे स्कूल के लिए जल्दी है वरना मुझे देर हो जाएगी, मैं रास्ते में दूध पी लूंगा, अलविदा आंटी। ली रुयू के मुंह के कोनों पर मुस्कान एक पल के लिए सख्त हो गई। ठीक है, अपने रास्ते का ख्याल रखना। चू जिन की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर ली रुयू की आंखों में एक बर्फीली ठंडक भर गई। वह अभी भी कुछ बेचैन थी कि इस बेचारे ने उसके सामने दूध क्यों नहीं पिया। क्या उसने कुछ खोज लिया था? झाओ परिवार के विला से कुछ ही दूरी पर चू जिन ने डिब्बे में बंद दूध को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके होंठ एक मोटे चाप में मुड़ गए। ऐसा लग रहा था कि झाओ परिवार के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार करने का समय आ गया है। यदि झाओ परिवार ने उस पर थोड़ा सा भी स्नेह दिखाया होता तो वह उन्हें छूती भी नहीं। कहीं और मो परिवार के यहाँ छोटी बच्ची भी जल्दी उठ गई। हाँफते हुए बिस्तर से उठी, उसकी गोलमटोल छोटी छोटी टांगें उसे जल्दी जल्दी मास्टर बेडरूम की तरफ ले जा रही थीं। उसकी बड़ी पनीली आंखें धुंध से भरी हुई थीं, उसका पीला सा चेहरा और पसीने से तर चिकना माथा बता रहा था कि वह आंसू रोक रही थी, मानो वह किसी भी क्षण रो पड़ेगी। वह दयनीय दृष्टि किसी का भी हृदय द्रवित कर देगी। पिताजी, दरवाजा खोलिए, छोटी लड़की मास्टर बेडरूम के लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती रही। क्या हुआ? पेंग पेंग। मोकियानज्यू ने दरवाज़ा खोला और छोटी बच्ची को उठाने के लिए नीचे झुका। मोकियानज्यू अभी भी सादे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी तथा उसके उत्तम उभेलिंगी चेहरे में नींद का कोई संकेत नहीं था। छोटी लड़की ने मोकियानज्यू के गले में अपनी बाहें लपेट लीं और फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, मैंने एक बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि बड़े बुरे भेड़िए ने पिताजी को खा लिया और पेंग पेंग पिताजी के बिना एक छोटा खजाना बन गया। यह एक दुर्स्वप्न साबित हुआ। मोकियानज्यू की आंखों में एक मुस्कान तैर गई और उसने छोटी लड़की का सिर सहलाया। पेंग पेंग, अच्छा रहो। क्या डैडी यही नहीं है? पिताजी, पेंग पेंग को मत छोड़ना। वह मोकियानजुए की गर्दन से और भी कसकर चिपक गई। उसकी आवाज़ दूधिया और आंसू भरी थी। मैं अच्छी रहूंगी और सुनूंगी और अपना खाना खाऊंगी और पिताजी को नाराज नहीं करूंगी। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? मोकियानजुए ने धीरे से छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा। पेंग पेंग डैडी का छोटा सा खजाना है, डैडी तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? ये सुनकर छोटी लड़की ने ऊपर देखा। उसके मोटे छोटे हाथों ने उसके चेहरे को बेतरतीब ढंग से पोंछा, फिर उसने अपना सिर मोकियानज्यू के सफ़ेद बागे में दबा लिया, कुछ बार रगड़ते हुए। जो वस्त्र चिकने और बिना सिलवटों वाले थे वे अब झुर्रीदार हो गए थे और उन पर आंसू और बलगम के दाग लग गए थे। तभी छोटी लड़की ने संतुष्ट होकर अपना सिर फिर से उठाया। लेकिन मम्मी मुझे नहीं चाहती। छोटी लड़की सिसकते हुए बोली। पेंग पेंग भी मम्मी का छोटा सा खजाना है, वह मुझे क्यों नहीं चाहती? वह उस दुर्स्वप्न के बारे में सोचती है और अपनी माँ को याद करती है जिनसे वह कभी नहीं मिली थी। छोटी लड़की की नाक में झुनझुनी होने लगी और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह इतनी अच्छी और आज्ञाकारी बच्ची थी, मम्मी उसे क्यों नहीं चाहती थी? अध्याय 120। पेंगे का केवल एक अनुरोध। वह बहुत समय से डैडी से यह सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उन्हें नाराज करने के डर से उसने इसे आज तक अपने अंदर ही रखा था। यदि वह दुर्स्वप्न न होता तो वह ये शब्द न कहती। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जब वह डैडी जितनी लंबी हो जाएगी तो वह खुद मम्मी से मिलेगी और उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछेगी कि जब पेंग पेंग इतना प्यारा था तो उन्होंने पेंग पेंग को क्यों छोड़ दिया। छोटी लोलिता की अश्रुपूर्ण पूछताछ सुनकर मोकियानजुए का दिल अचानक दुख गया, क्योंकि यह पहली बार था जब छोटी लोलिता ने अपनी जन्म माँ के बारे में पूछा था। ये पहली बार था जब मोकियानजू ने छोटी लोलिता के मुंह से मम्मी शब्द सुना, जो उनके लिए बिल्कुल विदेशी शब्द था। उसने सोचा था कि चूंकि वह छोटी थी, इसलिए जब तक वह उसे पर्याप्त पैतृक प्रेम और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करता रहेगा तब तक माँ की अनुपस्थिति का उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से अपनी सामान्य चुप्पी के बावजूद वह किसी और की अपेक्षा मात्र प्रेम की अधिक चाहत रखती थी। ये दुर्स्वप्न तो बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। ये सोचकर दुख होता है कि इतनी कम उम्र में किसी ने सब कुछ अपने अंदर ही दबा रखा था। मोकियानजू को समझ नहीं आ रहा था कि छोटी लोलिता के सवाल का क्या जवाब दे। उसने धीरे से आह भरी, उसके गोलमटोल गालों पर चुटकी काटी और हल्के फुल्के अंदाज में कहा, क्योंकि हमारे घर में कोई छोटा सा खजाना नहीं है। कोई छोटा सा खजाना नहीं।
छोटी लोलिता ने अविश्वास से ऊपर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो पापा की छोटी सी खजाना नहीं थी? क्या इसका मतलब ये था कि पापा अब उसे नहीं चाहते थे? वाह! छोटी लोलिता और भी जोर से रोई और बोली, पेंग पेंग आपका छोटा सा खजाना है डैडी। क्या आप भी पेंग पेंग नहीं चाहते? माँ उसे नहीं चाहती थी और अब पिताजी भी उसे नहीं चाहते थे। वह एक छोटी सी खजाना बन जाएगी जिसे कोई नहीं चाहता था। मोकियानजू ने हंसते हुए कहा, उसकी आंखें असीम अनुग्रह से भरी हुई थीं क्योंकि उसने छोटी लड़की की नकल की। क्या तुमने डैडी से नहीं कहा था कि वे तुम्हें भाई पेंग कहें? तुम भाई पेंग की तरह व्यवहार कर रही हो और फिर भी रो रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी लोलिता किसी महत्वपूर्ण चीज पर पकड़ बना रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और कुछ बार धीरे से फड़फड़ाईं और चमकते हुए आंसू उसकी लंबी पलकों पर कांपते हुए लटक रहे थे। क्या डैडी उसे भाई पेंग बनने देने के लिए सहमत थे? एक बच्चे की भावनाएं जल्दी आती हैं और जल्दी ही चली जाती हैं। छोटी लोलिता ने तुरंत मोकियानजुए का जबड़ा पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पिताजी अमर रहें। मोकियानजुए ने छोटी लोलिता की नाक पर गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा रहो, अब से रोना बंद करो। पापा तुम्हें अंदर ले जाकर तुम्हारा मुंह धुलवाएंगे। देखो, तुम किसी छोटी फूल बिल्ली की तरह रो रहे हो। फिर भी, भाई पेंग। मोकियानजू ने छोटी लोलिता को घर के अंदर ले गया। छोटी लोलिता ने सोचा, रुको, ये सही नहीं है। उसने डैडी को इतनी आसानी से विषय से कैसे दूर कर दिया? पिताजी किस बात से बच रहे थे? छोटी लोलिता के होठों से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। पिताजी, आपने अभी तक भाई पेंग के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अन्य सभी छोटे खजानों के पास माएँ क्यों हैं, लेकिन भाई पेंग के पास नहीं? मोकियानजुए ने एक टिश्यू निकाला और छोटी लोलिता का चेहरा सावधानी से पोंछा। क्या भाई पेंग को माँ चाहिए? क्या पिताजी तुम्हारे साथ अच्छे नहीं रहे? छोटी लोलिता ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे मम्मी चाहिए। हालांकि डैडी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी सभी के पास डैडी और मम्मी हैं और मेरे पास केवल डैडी और रोटी है। रोटी के बारे में सोचते हुए छोटी लोलिता की आंखें फिर से धुंधली हो गईं और वह धीमी आवाज में बोली, रोटी की भी एक माँ होती है, केवल मेरी नहीं। एक छोटे कुत्ते की भी अपनी माँ होती है। फिर वह अकेला ऐसा क्यों था जिसकी माँ नहीं थी? जब से वह समझदार हुई थी, उसे यह बात स्पष्ट रूप से पता थी कि वह अन्य छोटी छोटी चीज़ों से अलग है। अन्य छोटे छोटे बच्चे स्तनपान करके बड़े हुए, वह फॉर्मूला पर पली बड़ी। अन्य छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ ने स्कूल से ले गईं। उसे परिवार के ड्राइवर और ब्रैड द्वारा उठाया गया था। अन्य बच्चों के अभिभावक शिक्षक सम्मेलनों में पिताजी और माँ दोनों उपस्थित होते थे। उनके अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में केवल सिस्टर एना ही आती थीं। हालांकि पापा उसके प्रति बहुत दयालु थे, फिर भी उसे एक माँ की चाहत थी। पिछली बार उसने अपनी उम्र का एक लड़का देखा था जो बिल्कुल उसकी तरह ही नासमझ था और माँ की बाहों में दुबका हुआ था। वह भी मम्मी की गोद में दुबकना चाहती थी, वह भी मम्मी पुकारना चाहती थी। यद्यपि यह कहने के लिए एक अजीब शब्द था जिसे उसने पहले कभी नहीं कहा था, फिर भी अपने दिल में उसने इसे अनगिनत बार फुसफुसाया था। क्या टीवी पर यह नहीं कहा गया था कि बेटी माँ की छोटी सी सूती जैकेट है? तो फिर मम्मी को उसकी छोटी सी सूती जैकेट क्यों नहीं चाहिए थी? क्या उसका आचरण ठीक न होने के कारण ही मम्मी उसे नहीं चाहती थी? वह तो ये भी नहीं जानती थी कि मम्मी कैसी दिखती हैं। यह विचार आते ही छोटी लोलिता की चमकदार आंखें उदास हो गईं, मानो तारे अपनी चमक खो चुके हों। उसके चेहरे पर बमुश्किल दिखाई देने वाला भाव ऐसा था मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों, और इससे पहले कभी भी छोटी लोलिता को इतना गहरा दिल टूटा हुआ महसूस नहीं हुआ था जितना इस समय हुआ। घुटन सी महसूस हो रही थी। छोटी लोलिता को इस तरह देखकर मोकियानजुए की आंखें भी नम हो गईं। उसका दिल मानो किसी ने कसकर पकड़ लिया हो, दर्द से कोमल। उसने अपनी बेटी की उपेक्षा की थी, उसे वह ध्यान देने में असफल रहे जिसकी वह हकदार थी। मोकियानजुए ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, छोटी लोलिता के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई पेंग को कैसी माँ पसंद आएगी? पिताजी निश्चित रूप से आपके अनुरोध के अनुसार भाई पेंग के लिए एक माँ ढूंढ देंगे। पापा उसके लिए मम्मी ढूंढने वाले थे। ये सुनकर छोटी लोलिता की आंखें फिर से चमक उठी, उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। जहां तक माँ को खोजने की बात है, भाई पेंग की केवल एक ही शर्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।